मदन लाल एक व्यापारी है, उनके पास कुछ पैसे हैं जो वो शेयर मार्केट में कोई अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके पास में ही जयेश रहता है जो कि एक शेयर ब्रोकर है। तो मदन लाल ने जयेश को कहा, ये मेरे पैसे हैं जो मुझे कोई अच्छे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं। जयेश ने कहा ठीक है। अगले हफ्ते जयेश का मदन लाल को फ़ोन आया और जयेश ने कहा एक कंपनी के शेयर्स है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और शेयर 250 रुपये में मिल रहा है। मदन लाल ने कहा ठीक है, 1000 शेयर्स खरीद लो। कुछ दिनों बाद मदन लाल को पता चला वो शेयर्स जयेश के ही है जो जयेश ने पहले कभी खरीदे थे और वही शेयर उसने मदन लाल को बेचे हैं। तो अब मदन लाल को लग रहा है जयेश ने ज़रूर इन शेयर्स में बहुत ज़्यादा रेट लगाया होगा। तो अब मदन लाल ये सोच रहे हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं और अपने पैसे मुझे वापस मिल जाए। तो आपको ये बताना है क्या मदन लाल इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? यूजुअली किसी का कुछ नहीं बोलना या चुप रहना, या जिसे हम कह सकते हैं साइलेंस, फ्रॉड नहीं होता है। मतलब अगर कोई कुछ भी ना बोले, कोई साइलेंट रहे, कोई किसी विषय पे बात ही ना करे, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने नहीं बोला फिर भी फ्रॉड हो गया। जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में किसी का चुप रहना, साइलेंट रहना भी फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़ इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी का ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो सारी जानकारी एक दूसरे को दे दे। और अगर ऐसे में कोई भी पार्टी जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है वो अगर कोई भी जानकारी एक दूसरे से छुपाती है तो वहाँ पर उसका वो जानकारी छुपाना साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड हो सकता है। नॉर्मली जो पार्टीज़ फिड्यूसरी रिलेशनशिप में हैं या जहाँ पे बहुत विश्वास का रिश्ता है, जो अटमोस्ट गुड फेथ का रिश्ता है, ऐसे केसेस में पार्टीज़ पे ये ऑब्लिगेशन होता है, वहाँ पे एक ड्यूटी टू स्पीक होती है। मतलब वहाँ पे पार्टीज़ पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो एक दूसरे को सारी जानकारी बता दे। और अगर कोई भी पार्टी जानकारी नहीं बताती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं साइलेंस में से फ्रॉड होता है, या कोई बात नहीं बताने से फ्रॉड हो सकता है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड। तो हमारे इस उदाहरण में भी जयेश का ये ड्यूटी था कि वो सारी जानकारी मदन लाल को दे दे। मदन लाल और जयेश का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। उनकी जो रिलेशनशिप है वो फिड्यूसरी रिलेशनशिप है और ऐसे में जयेश इज़ अंडर ड्यूटी टू स्पीक। जयेश मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन टू मदन लाल, और जयेश अपनी ये ड्यूटी टू स्पीक को नहीं निभा पाया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जयेश का साइलेंस या चुप रहना भी फ्रॉड है। और फिर मदन लाल इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, या तो फिर वो चाहे तो जयेश से वो सीक्रेट प्रॉफिट रिकवर कर सकते हैं जो जयेश ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कमाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीज़मेंट आया है कि अगले महीने के 5 तारीख को पुणे में एक एग्जीबिशन होना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। खेती में लगने वाले, एग्रीकल्चर में लगने वाले जो भी उपयोगी संसाधन हैं उनका एग्जीबिशन होने वाला है, ऐसा ऐड आया है। अब एक फार्मर है जो पुणे से 100 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, उन्होंने वो एडवर्टीज़मेंट देखा और वो फार्मर चाहते हैं कि उस एग्जीबिशन को वो अटेंड करे। तो उन्होंने अपना टिकट विकेट बनवाया और वो 5 तारीख को वहाँ पहुँच गए जहाँ वो एग्जीबिशन होना था। जहाँ पे वो एग्जीबिशन होना था वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक नोटिस लगा है कि किसी वजह से वो एग्जीबिशन जो है वो पोस्टपोन हो गया है और वो अब आज के बजाय, मतलब 5 तारीख के बजाय अगले हफ्ते में
12 तारीख को होगा, ऐसा वहाँ नोटिस लगा था। तो वो फार्मर जो है वो इतना खर्चा करके, उसने अपने जेब से 2,000 रुपये खर्च करके वो आया वहाँ पे। तो अब वो फार्मर चाहता है कि उसका जो भी खर्चा हुआ है आने जाने पे, रहने खाने पीने पे, वो सारा वो एग्जीबिशन वालों से वसूल करना चाहता है। तो ऐसे में आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से प्रोविज़न है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के या कोई भी एक्ट के, जिसके तहत वो फार्मर अपने पैसे वसूल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस फार्मर के बीच में और वो जिन्होंने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डैमेजेस वसूल हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। तो अब वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया था, क्या वो ऑफ़र है? अगर वो ऑफ़र होगा तो फार्मर उसको एक्सेप्ट किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है, क्या वो एक ऑफ़र के डेफिनेशन में बैठता है? बोले नहीं, उसको ऑफ़र नहीं कह सकते, वो एक इनविटेशन टू ऑफ़र हो सकता है। वो तो बस एग्जीबिशन उनको करना था, तो उन्होंने अपनी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया था। तो अब उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि वो कोई चीज़ बेचने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं और सामने वाले ने तुरंत एक्सेप्ट कर दिया। वो तो एग्जीबिशन होगा, फिर लोग वहाँ आएंगे, फिर लोग कुछ खरीदना चाहेंगे, कोई कुछ बेचना चाहेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी तो सिर्फ एक प्रकार से ये एडवर्टीजमेंट दे के लोगों को बुलाना चाहते हैं उनके एग्जीबिशन में। तो ये कोई ऑफ़र नहीं है। तो अगर वो एडवर्टीजमेंट ऑफ़र नहीं है तो फार्मर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और ना ही उनके बीच में, वो फार्मर के बीच में और एग्जीबिशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनके बीच में एट दिस मोमेंट देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो डैमेजेस रिकवर करने का या वो 2,000 रुपये जो खर्चा हुआ है वो रिकवर करने का कोई भी अधिकार उस फार्मर को नहीं है। ये जो केस है एक बहुत फेमस केस स्टडी से मिलता है, उसके जैसा है। उस फेमस केस स्टडी का नाम है हैरिस वर्सेस निकरसन। तो वो हैरिस वर्सेस निकरसन में क्या हुआ था, एक ऑक्शन होना था, और उस ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आया था कि इस डेट को इस जगह पे एक ऑक्शन होने वाला है। तो कोई तो बंदा वो ऑक्शन अटेंड करने के लिए बड़ी दूर से आया था, और पता चला, वहाँ जाने पर पता चला कि वो ऑक्शन कैंसिल हो गया है किसी वजह से। तो वो जो व्यक्ति उस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए आया था, अब उसका कहना था मेरा इतना खर्चा हुआ है, मुझे ये पैसे इन लोगों से रिकवर करने हैं। तो कोर्ट का कहना था भाई तुम में और उसमें, अभी उन लोगों में, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस ऑक्शन के ऑर्गेनाइजर के बीच में अभी तक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, तो तुम कौन से प्रोविज़न के तहत डैमेजेस मांगोगे या पैसे वसूल करोगे। तो उस व्यक्ति को कोई भी पैसे वसूल करने का अधिकार नहीं था, ऐसा कोर्ट का कहना था। और वही जजमेंट, वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा, और यहाँ पर भी उस फार्मर को पैसे वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रवीण ने एक मकान किराए पर लिया है। मकान किराए पर लेते समय प्रवीण के बीच और मकान मालिक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत अगर प्रवीण और मकान मालिक में कोई भी रेंट को लेकर या फिर और किसी वजह से डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट तक नहीं ले जाया जाएगा और उसको आपस में ही सुलझा दिया जाएगा। इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है। कुछ दिनों बाद प्रवीण में और उस मकान मालिक में रेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है,
प्रवीण का कहना होता है मैंने सारा रेंट समय पे दिया है, और मकान मालिक का कहना होता है प्रवीण ने 2 बार रेंट नहीं दिया है जो उससे मुझे आना है। तो अब वो मकान मालिक जो है वो प्रवीण को उसका सामान वापस करने से रोक रहा है, उसको अपना सामान ले जाने से रोक रहा है। तो अब प्रवीण चाहता है कि वो कोर्ट में जाए और मकान मालिक के खिलाफ़ सूट फाइल करे, पर उसे तुरंत याद आ जाता है कि उसने तो एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है जिसके तहत वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ऐसे में वो आपकी सलाह मांगता है, क्या उसे मकान मालिक के खिलाफ़ कोर्ट में जाने का अधिकार है या नहीं। हर किसी को ये अधिकार होता है कि अगर उसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो वो कोर्ट में जाने का अधिकार होता है, और ये एक मूलभूत अधिकार है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा भी जाता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशन भी रखी जाती है कि कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ़ लीगल एक्शन नहीं लेंगे, तो भी वो एग्रीमेंट या उस एग्रीमेंट का वो पार्ट जिसके तहत उनको लीगल एक्शन लेने से रोका जाता है, उतना पार्ट वॉइड घोषित कर दिया जाता है, वो लागू नहीं होता है। तो प्रवीण के बीच और मकान मालिक के बीच भी जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत प्रवीण या मकान मालिक कोई भी एक दूसरे के खिलाफ़ लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, वो पार्ट वॉइड माना जाएगा। और ऐसे में प्रवीण को अधिकार है, प्रवीण को राइट है कि वो अपने मकान मालिक के खिलाफ़ लीगल एक्शन ले। माधुरी एक बहुत ही होनहार लड़की है और उसकी शादी गौरव से तय हुई है। शादी की जब बातचीत चल रही थी तब सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हुई, पर एक बात गौरव के घर वालों ने या गौरव ने खुद भी नहीं बताई, और वो बात ये थी कि गौरव को डायबिटीज़ है और जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है। माधुरी को शादी के 1 हफ्ता पहले ये बात पता चली है, और अब माधुरी को बड़ा ही इसका दुख हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ चीटिंग की गई है। अब जब उसकी शादी सिर्फ 1 हफ्ते पे है तो ऐसे में माधुरी चाहती है कि उसकी शादी कैंसिल हो जाए। तो अब आपको ये बताना है, क्या ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न है जिसके अनुसार माधुरी इस शादी को अवॉइड कर सकती है? क्या माधुरी के साथ फ्रॉड हुआ है? क्या माधुरी के साथ चीटिंग हुई है? तो आपको ये बताना है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर फिड्यूसरी रिलेशनशिप की वजह से कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सारी जानकारी एक दूसरे को बता दे। और फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा रिश्ता जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे पे भरोसा रख के कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ विश्वास का रिश्ता होता है, या हम कह सकते हैं जहाँ अटमोस्ट गुड फेथ में से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी जानकारी छुपाना ये साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के ऊपर एक ड्यूटी टू स्पीक होती है, और कोई भी पार्टी अगर अपनी इस ड्यूटी टू स्पीक को अगर नहीं निभाता है तो वहाँ पे फ्रॉड अराइजिंग फ्रॉम साइलेंस हो जाता है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अल्टमोस्ट गुड फेथ का है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। और ऐसे केस में कोई भी जानकारी नहीं बताना ये साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड हो जाता है। तो इस उदाहरण में भी माधुरी को या फिर उसके घर वालों को ये बात बताई नहीं गई कि गौरव को डायबिटीज़ है, तो यहाँ पर उस ड्यूटी टू स्पीक का पालन नहीं हुआ है, और फिर ऐसे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइलेंस में से फ्रॉड हुआ है, या कोई चीज़ नहीं बताने की वजह से फ्रॉड हुआ है, और फिर माधुरी को ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का पूरा अधिकार है। आनंद और प्रणव जो कि दोनों पड़ोसी हैं, उनमें किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता है। एक दिन आनंद और प्रणव के बीच कंपाउंड वॉल को लेकर झगड़ा हो गया।
आनंद बड़ा ही परेशान है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि प्रणव से कैसे निपटा जाए। महेश भी उन्हीं का पड़ोसी है और महेश और प्रणव की भी नहीं बनती है और वो किसी भी प्रकार से प्रणव को परेशान करना चाहता है। महेश आनंद को एक सुझाव देता है। वो आनंद को कहता है तुम प्रणव के खिलाफ़ सूट फाइल करो। आनंद कहता है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोर्ट केस लड़ सकूं। महेश कहता है पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बाद में मुझे लौटा देना। आनंद भी पैसे लेने को राज़ी हो जाता है और फिर आनंद प्रणव के खिलाफ़ सूट फाइल करता है। कुछ महीनों बाद महेश आनंद से अपने पैसे वापस मांगता है तो आनंद पैसे नहीं देता है। अब ऐसे में आपको बताना है क्या महेश आनंद से वो जो पैसे उसने सूट फाइल करने के लिए दिए थे वो वसूल कर सकता है या फिर नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके ज़रिए कोई एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को सूट फाइल करने में फाइनेंशियल या अदरवाइज हेल्प करती है, वो सूट लड़ने के लिए पैसे देती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेनेंस या चैम्बर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। पर अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी से बदला लेना ऐसा अगर होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है और उसको लीगली एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। तो अपने इस एग्जाम्पल में महेश आनंद को पैसे दे रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो किस उद्देश्य से पैसे दे रहा है। अगर उसका उद्देश्य आनंद को मदद करने का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पर अगर महेश का उद्देश्य प्रणव जिसके ऊपर सूट फाइल किया जा रहा है उसको परेशान करना यही है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो हमारे क्वेश्चन में ये क्लियरली बताया गया था कि महेश प्रणव को परेशान करने के उद्देश्य से ही आनंद को पैसे दे रहा था। तो ऐसे में ये एग्रीमेंट वॉइड है और फिर अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो महेश आनंद से पैसे लीगली रिकवर नहीं कर सकता है। गौरव एक फार्मर है और उसके पास अपने खेती का जो भी दुरुस्ती करना है, खेती का जो भी काम करना है उसके लिए उसके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है और ना ही उसके पास पैसे है कि वो किसी और का ट्रैक्टर बुला के अपने खेती का काम करे। तो ऐसे में गौरव बड़ा परेशान है। तो गौरव का जो पड़ोसी फार्मर है महेश, उसने सोचा यार अपना ही पड़ोसी है तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो महेश ने अपने ट्रैक्टर से गौरव का खेत जो है वो अच्छा करके दिया, उस खेती का जो भी काम था वो उसने अपने ट्रैक्टर से करके दिया। तो इसके लिए महेश ने अपने खुद के ही पैसों से डीजल वीजल डलवाया ट्रैक्टर में और वो सारा काम कर दिया। अब कुछ दिनों बाद गौरव को लगा यार महेश ने अपनी इतनी मदद की है तो क्यों ना महेश को इसका कुछ कंसिडरेशन, कुछ मुआवजा दिया जाए। तो गौरव ने महेश को एक चेक दिया 5,000 रुपये का और बोला ये चेक अगले महीने तुम एनकैश करना, अभी अकाउंट में पैसे नहीं है, अगले महीने तुम इस चेक को बैंक में डालना और इस चेक के पैसे ले लेना। तो महेश भी उस चीज़ को मान गया। अब जब चेक डालने की बात आई तो गौरव के घर वालों ने मना कर दिया। गौरव के घर वालों ने महेश को बोला भाई तुम ये चेक डिपॉजिट मत करना, इसके पैसे हम तुमको नहीं दे सकते हैं। उनका कहना था भाई तुमने खेत अपने मर्ज़ी से दुरुस्त किया, हमने तो तुमको बोला नहीं था कि तुम दुरुस्त करो। तो ऐसे में तुमने एक वॉलंटरी सर्विस दी है और इसके बदले हम तुमको पैसे देने के लिए लायबल नहीं हैं, ऐसा गौरव के घर वालों का कहना है। तो अब ऐसे परिस्थिति में आपको ये बताना है क्या महेश उस चेक के द्वारा वो अमाउंट रिकवर कर सकता है या फिर नहीं। नॉर्मली जब कोई चीज़ वॉलंटरीली करता है तो वो कंसिड्रेशन नहीं माना जाता, क्योंकि कंसिड्रेशन हमेशा प्रॉमिसर के इच्छा पे होता है। मतलब अगर मैं मांगूँ और कोई मुझे चीज़ दे तो फिर हम उसको कंसिड्रेशन कहते हैं। कोई अगर खुद होके भी कोई चीज़ दे दे तो वो कंसिड्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कंसिड्रेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, ऐसा रूल होता है। बट इसको एक एक्सेप्शन है।
कभी कभी वॉलंटरी सर्विसेज को भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। और ऐसे केस में कुछ कंडीशंस है, उसमें से एक कंडीशन ये है कि वो जो वॉलंटरी सर्विस दी है उसके बदले में आप उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेट करना चाहते हो। मतलब आपका इरादा ये है कि उसने आपको जो वॉलंटरी सर्विस दी है बदले में आप उसे उसका जो भी खर्चा हुआ है उसकी नुकसान भरपाई आप करना चाहते हो। अगर आपका ऐसा इरादा है तो आप अगर उसको कॉम्पेंसेशन करने का प्रॉमिस करते हो तो वो वैलिड बन जाता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस केस में, गौरव के केस में भी, गौरव को सर्विस भले ही वॉलंटरीली मिली हो बट गौरव का इरादा है कि गौरव महेश को कॉम्पेंसेट करे, महेश का जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को वो उसका भरपाई करके देना चाहता है। तो ऐसे केस में ये जो गौरव का प्रॉमिस है जो उसने महेश को किया है वो एक वैलिड प्रॉमिस माना जाएगा और महेश उस चेक को एनकैश कर सकता है, उस चेक को डिपॉजिट कर सकता है।